तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शमशेर है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और बेल आइकन को भी आप दबा सकते हो। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम और आप एक बात समझेंगे कि जो वीडियो आज हम देखने वाले हैं वो देशभक्त के एक चैनल का वीडियो है, जिसमें उन्होंने काफ़ी बेहतर तरीके से पूरी डिटेल बताने की कोशिश की है। उसी वीडियो पे हम आज रिएक्शन देंगे। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि अभी आज से कुछ समय पहले यानी कुछ हफ्तों पहले एक ऐसा मुद्दा पेश आया था संभल में, जहाँ पे एक बंदा ने संभल की जामा मस्जिद के को लेकर एक कंप्लेंट दर्ज किया था कि संभल की जो जामा मस्जिद है उसके नीचे एक हरा बोल के टेम्पल था, और कोर्ट ने दूसरे व्यक्ति यानी दूसरे साइड के लोगों को सुने बगैर कोर्ट इस चीज़ का इजाज़त और परमिशन दे देता है सर्वे का, जिसके वजह से 2 घंटे के अंदर सर्वे भी हो जाता है। यानी कि कंप्लेन दर्ज हुआ, 2 घंटे के बाद कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया और जाके संभल के जामा मस्जिद में सर्वे हो जाता है, और एक बार नहीं बल्कि दो बार सर्वे होता है। दोस्तों, आज इसी वीडियो में हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और हम और आप देखेंगे। दोस्तों, एक और बात वो क्या है कि हम और आपको ये चीज़ मालूम है कि हमारा गवर्नमेंट, हमारा सरकार या फिर कोई भी ऐसा मुद्दा जिस पे चाहे कोई भी लड़कियां का रेप हो जाता है, उस चीज़ के बारे में किसी भी तरह का कंप्लेन अगर हम पुलिस में या फिर स्टेशन में दर्ज करवाते हैं तो आपको मालूम है कि हमारा और आपके एक कंप्लेन ये होता है कि आज हम किसी चीज़ का कंप्लेन देते हैं, कंप्लेन करवाते हैं, एफआईआर करवाते हैं, तो उसका रिजल्ट या फिर उस पर पुलिस एक्शन बहुत समय भी लेता है और उसका जो रिपोर्ट काफ़ी समय लगता है, उस पर काम काफ़ी समय के बाद होता है, और वो भी जो है केस चलता रहता है। कब तक चलता है मालूम नहीं भाई, लेकिन आपको इस वीडियो में आपको बता दूं कि संभल में सिर्फ 2 घंटा इतना फास्ट हमारा गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने काम किया, इतना फास्ट जिसे उसे सल्यूट करने का दिल करता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को समझने के लिए हम आज इस वीडियो में देखेंगे। और एक बात, कोर्ट ने हमारा और आपका ये जो सोच था यानी कि ये जो कंप्लेन था, ये जो हमारा और आपका जो कंप्लेन था, कोर्ट ने इसे झूठा साबित कर दिया, और उन्होंने ये बात साबित कर दिया है कि कोर्ट जो है हमारा इंडिया में भी किसी भी केस का सुनवाई 2 घंटे में हो सकता है। तो चलिए देखते हैं आगे। देशभक्त के आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं कुछ ब्रेकिंग न्यूज के साथ। उत्तर प्रदेश के एक लोअर कोर्ट ने एक पिटीशन को दाखिल कर लिया है जो लेजिटिमेसी ऑफ द शमसी शाही मॉस्क को चैलेंज करता है। यह बदायूं उत्तर प्रदेश में है। पिटीशन दाखिल हुआ था 8 अगस्त को 2022 में, और यह पिटीशन क्लेम करता है कि जहां आज मस्जिद है वहां उस लैंड पर एक मंदिर हुआ करता था डेडिकेटेड टू नीलकंठ महादेव। पिटिशनर्स ये अब कोर्ट से मांग कर रहे हैं कि यहां राइट टू रिस्टोर ट्रेडिशनल वर्शिप माने पूजा पाठ प्रैक्टिस इस साइट पर करने दी जाए, और ये कोई छोटे मोटे मस्जिद की बात नहीं हो रही है। 3rd ओल्डेस्ट एग्जिस्टिंग मॉस्क इन इंडिया इसको बोला जाता है, और अगर आप साइज की बात करो तो 7th लार्जेस्ट मॉस्क इन द कंट्री। 23,500 लोगों तक को अकोमोडेट कर सकता है ये मस्जिद। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए इस पूरे स्टोरी में। ये जो कोर्ट का आदेश आता है ये कुछ ही दिन बाद आता है अजमेर शरीफ दरगाह कंट्रोवर्सी में। सनी पाजी भी आजकल देखकर एकदम चौंक जाते हैं कि ऑर्डर पर ऑर्डर आ रहे हैं, नो तारीख पर तारीख इज हैपनिंग। पिछले हफ्ते की ही बात है कि एक केस की सुनवाई हो रही थी जो विष्णु गुप्ता ने फाइल की थी, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल हिंदू आर्मी। अब इनका यह दावा था कि यहां एक लॉर्ड शिवा का एक मंदिर हुआ करता था, जहां उसके बाद अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह उसके बाद वहीं बनाया जाता है। इस केस की सुनवाई करते करते भी कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिया 3 पार्टीज को सिविल सूट में। अब यहां मांग यह की जा रही है, विष्णु गुप्ता यह मांग कर रहे हैं कि अजमेर दरगाह को संकट मोचन महादेव मंदिर बुला दिया जाए, इसका नाम बदल दिया जाए।
दरगाह का अगर कोई भी रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाए, एक सर्वे कराया जाए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कि देखें कि यहां शिव मंदिर एग्जैक्टली क्या था और इससे पहले क्या स्ट्रक्चर हुआ करता था, और हिंदुओं को एक राइट टू वर्शिप का परमिशन नहीं है अभी। अब फिर से क्रोनोलॉजी समझिए, ये कोर्ट का ऑर्डर आता है सिर्फ कुछ ही दिनों बाद 24 नवंबर, जहां वायलेंस हुआ संभल उत्तर प्रदेश में, यहां भी कोर्ट ने एक सर्वे ऑर्डर किया था मस्जिद पर, उत्तर प्रदेश के संभल में। अब ऑर्डर आने के बाद दूसरी बार जब सर्वे हुआ तब लोग भड़के, दंगा हुआ, 4 लोग मारे गए। इस कोर्ट ऑर्डर में एक बहुत ही अमेजिंग चीज यह था कि एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड बन गया कि जिस दिन पिटीशन दाखिल हुआ दूसरे साइड को बिना सुने ऑर्डर पास हो गया और सर्वे का फर्स्ट स्टेप भी हो गया एक ही दिन के अंदर। और लोग बोलते हैं कि हमारे यहां जस्टिस सिस्टम नहीं चलता। दूसरे पक्ष को सुना हो या ना सुना हो, लेकिन क्लेम और दावा तो यही किया जा रहा है कि जिस जगह ये मस्जिद है वहां पहले श्री हरिहर टेंपल हुआ करता था, डेडिकेटेड टू लॉर्ड कल्की, जिसे बाबर ने 500 साल पहले तोड़ दिया। इस पर पूरा डिटेल्ड एपिसोड है, उसको देख लीजिएगा अगर ये वाला पर्टिकुलर एपिसोड आपको समझना है। लेकिन बात अब उससे ज्यादा आगे बढ़ चुकी है क्योंकि क्रोनोलॉजी अब धीरे धीरे साफ हो रही है कि एक तरीके का एजेंडा बन रहा है। आप देखिए इतने ज्यादा केसेस कैसे आ जा रहे हैं, कोई केस 2 महीना पुराना, कोई केस 2 दिन पुराना, कोई केस 2 साल पुराना, और सबकी सुनवाई दिसंबर के महीने में अभी स्लॉटेड है। क्या हो रहा है दिसंबर के महीने में, प्लानिंग क्या हो रही है, यह समझना जरूरी है। क्या हम अयोध्या फेज 2 देख रहे हैं? याद रखिए 70 साल से अयोध्या की जो कंट्रोवर्सी है उससे बेनिफिट मिला है बीजेपी को, राइट को, जनसंघ को। अभिषेक चौधरी की आप एक किताब पढ़ लीजिएगा, वाजपेयी द एसेंट ऑफ द हिंदू राइट, उसका पार्ट 1, उसमें भी आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से जो ये राइट का राइज हुआ है, मंदिर का जो पूरा एक एजिटेशन हुआ है, वो कैसे एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। अब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का जो मसला था वो एक क्लाइमैक्स रीच करता है जनवरी 2024 में। प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है राम मंदिर में, और राम मंदिर बनने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद इलेक्टोरल बोनांजा मिलता है नहीं मिलता है, टेंपल में विजिटर आते नहीं आते, ये अलग एक डिबेट का मसला है। लेकिन ये कभी भी फुल प्लान था नहीं, एक बैकअप प्लान एकदम शुरुआत से था। जिन लोगों ने अयोध्या का ये पूरा जो कंट्रोवर्सी है उसे ट्रैक किया है वो ये भी जानते हैं कि नारा तब भी था, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। 2014 में लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से हमने मंदिर मस्जिद को छोड़कर एक विकास का एक रास्ता अपनाने की कोशिश की। बीजेपी का अगर आप 2014 कैंपेन देखें तो वो सिर्फ विकास, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी। तो 2014 देखिए या उससे 5 साल बाद देखिए, मेजॉरिटी जो थ्रस्ट था वो विकास के ऊपर था, विकसित भारत के ऊपर था, इकोनॉमिक सुपर पावर बनने के ऊपर था। इस पर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन 2024 आते आते 10 साल आने के बाद आप सडनली देखोगे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया बन जाता है मटन, मुगल, मंगलसूत्र, मछली, मियां, मस्जिद। जिस भाषा का प्रयोग नरेंद्र मोदी से पिछले 10 सालों में आपने नहीं सुना होगा वो आपने 2024 इलेक्शन कैंपेन में सुना, क्योंकि बीजेपी को मालूम था कि इकोनॉमिक नैरेटिव अब हाथ से निकल रहा है, इसीलिए रिलीजियस नैरेटिव को एकदम पकड़ कर बैठना है। और इसीलिए लग रहा है कि अयोध्या 2.0 की प्लानिंग हो रही है, जिससे 70 साल तक का पहले का राज छोड़िए लेकिन आगे का राज का प्लान बन रहा है। क्योंकि साफ बात है, इस पर तो शायद डिबेट नहीं है कि आज के डेट में अगर आप ये सारी चीजें, आइडेंटिटी, रिलीजन, मंदिर छोड़कर सिर्फ विकास, इकोनॉमी, इनकम, मेक इन इंडिया पर अगर आप इलेक्शन लड़ोगे तो बीजेपी इलेक्शन हारेगी। अगर आप आंकड़े देखो तो काफी चिंताजनक आंकड़े हैं। 60% इंडिया का कंज्यूमर एक्सपेंडिचर फूड और एनर्जी में ही निकल जाता है, तो उसके पास कुछ पैसे बचते नहीं हैं और किसी चीज पर डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस करने के लिए। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का यह कहना है। जीडीपी के आंकड़े अगर आप देख लीजिए, 17th पोजीशन जो अर्ली 1990s में था लिबरलाइजेशन की इमीडिएटली बाद, उससे आज हम 5वें पायदान पर चले गए हैं और जीडीपी वाइज तो हम तीसरे पायदान पर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर पर कैपिटा जीडीपी राइज की अगर आप बात करें, माने आपके और मेरे जेब में कितना पैसा जा रहा है, तो हमारी पहले पोजीशन थी 161 और आज पोजीशन है 159। 2-3 पायदान ही हम ऊपर नीचे आ पाए हैं इतने सालों में। और चाइना का जीडीपी अगर आप देखो 11वें पोजीशन से सेकंड इन द वर्ल्ड बने, लेकिन एट द सेम टाइम अगर ऑर्डिनरी चाइनीज सिटीजन की बात करें तो 158th पोजीशन से 75th पोजीशन आ गई है उसकी पर्सनल आमदनी दुनिया भर में, और यहां हम टॉप 100 तक को क्रैक नहीं कर पाए। बड़े शर्म की बात है। इसके ऊपर अगर आप 1% टॉप ऑफ इंडिया हटा दो, जो क्रीम है जिसके पास सारा पैसा आ रहा है, तो हम
सब सहारन अफ्रीका के साथ कंपटीशन करेंगे, इतना कम पैसा है लोगों के पास। जीडीपी अगर आप बात करें 5.4% तक हम गिर चुके हैं। जीएसटी कलेक्शन बात करें वो भी नीचे जा रहा है। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न्स वो भी नीचे जा रहा है। सैलरी इंक्रीमेंट्स वो भी नहीं हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग की अगर आप बात करें, मेक इन इंडिया की बात करें, 2.2% ऑफ जीडीपी रह गए हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स तो हो ही नहीं रहा है। इस इकोनॉमिक डाउनटर्न के साथ साथ आप देखोगे कि ऑपोजिशन किस तरीके से भी अपना पुराना गेम खेल रहा है कास्ट कैलकुलेशन का। वही 1990s का मंदिर वर्सेस मंडल कैलकुलेशन अभी भी हमें दिख रहा है और इसीलिए यह मंदिर 2.0 अयोध्या 2.0 की दरकार अब बीजेपी को पड़ रही है। लेकिन ये पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके रास्ते पर खड़ा हुआ है प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट ऑफ 1991। पूरा फुल एपिसोड बनाया है इस पर। ये एक्ट क्या है, क्यों लाया गया, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसे क्यों बोला जाता है। लेकिन नेट हिंदी में बोले तो बेसिकली एक्ट यही कहता है कि कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का आप कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते हो। 15 अगस्त 1947 को अगर वो मंदिर था तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा ही रहेगा। सेक्ट के अंदर, रिलीजन के अंदर भी आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस चंद्रचूड़ की, जो अपनी लेगेसी के बारे में बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, शायद उनकी सबसे बड़ी लेगेसी यही रह जाएगी कि उन्होंने नॉन इन्वेसिव सर्वे अलाउ किया था टू एसरटेन द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप इंक्लूडिंग, और शुरुआत यहीं से हुई थी, ज्ञानवापी मॉस्क इन वाराणसी। लीगल प्रेसिडेंट तो सेट वहीं से हो गया कि अगर हम ज्ञानवापी में नॉन इन्वेसिव सर्वे करा सकते हैं तो हम दूसरे केसेस में भी सर्वे करा सकते हैं। और फिर सर्वे की डिमांड तब से ज्यादा शुरू हो गई है। हिंदू पक्ष जो लॉयर विष्णु शंकर जैन काफी सारे ऐसे केसेस और भी फाइल करते आए हैं। उनका दावा है कि सेक्शन 4 ऑफ द 1991 वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट क्लियरली कहता है कि यह एक्ट उन जगहों पर अप्लाई नहीं करता है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर आता है। फॉर एग्जाम्पल, शंभल का जो मस्जिद है वो एएसआई प्रोटेक्टेड बोला जाता है। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1950 को उसका भी रवैया दिया जाता है कि अगर इनमें एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है तो एएसआई डिसाइड कर सकता है कि ये रिलीजियस कैरेक्टर इस मॉन्यूमेंट का क्या होगा। तो उनका यह भी दावा है कि एएसआई को डिसाइड करने दो। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इसको यही चीज रोक सकती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वजन इस मैटर में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि देखिए, सेक्शन 3 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यह नहीं कहता है कि आप एक जगह की रिलीजियस कैरेक्टर को एसरटेन नहीं कर सकते हो, उसकी छानबीन नहीं कर सकते हो। हां, सेक्शन 4 यह जरूर कहता है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते हो। तो यह सुराग निकाला कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कि भैया देखो, चेंज नहीं करेंगे, पता तो हम जरूर लगा सकते हैं। अब इसका अगर आप मैं क्रूड एग्जांपल दूं तो पुलिस को मनाही है कि भैया किसी महिला को वो अरेस्ट नहीं कर सकते हैं सनडाउन के बाद रात में। लेकिन पुलिस कोई एक लॉ निकाल कर बोलती है, अच्छा देखिए हम अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन रास्ते के बीच में हम स्ट्रिप सर्च कर देते हैं। तो आप खुद ही समझिए कि लीगल दांवपेच में एक कॉन्सेप्ट होता है और एक लेटर होता है, स्पिरिट ऑफ द लॉ एंड द लेटर ऑफ द लॉ। तो स्पिरिट ऑफ द लॉ तो यही कहना चाहता था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देश को आगे बढ़ाएगा। पहले जो गलतियां हुई हैं उस पर हम वापस नहीं जाएंगे, 500 साल पीछे नहीं जाएंगे, 500 साल आगे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप पास्ट के साथ खिलवाड़ करोगे तो पोलराइजेशन होगा, जो पॉलिटिशियन को पसंद है, मौतें होंगी, वो भी मेरे ख्याल से पॉलिटिशियन को पसंद है। और इसीलिए लगता है कि ऐसी सर्वेज अभी भी चलती रहेंगी। अब ये अयोध्या 2.0 का फॉर्मूला क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। अयोध्या अगर आप 1.0 देखें तो इसने सिर्फ राम जन्मभूमि पर फोकस किया था, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सिग्निफिकेंट जगह है, एपिसेंटर ऑफ हिंदुइज्म है। और उस समय बोला जाता था कि एक जगह नहीं हो सकती है हिंदुओं को जहां वो अपना मंदिर बना सके। एक वैलिड आर्ग्यूमेंट था और बहुत लोगों ने इस बात को अग्री भी किया था। लेकिन चिंताजनक चीज यह है कि अयोध्या 2.0 में 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, पता नहीं कितने जगहों के साथ यही गेम खेला जाएगा। एम्युनिशन आपके पास बहुत है, क्योंकि इतिहास में गलतियां हुई है, इससे कोई अपना मुंह मुगर नहीं सकता है। लेकिन इतिहास में कितनी गलतियों को ठीक करोगे, कितने साल पहले जाओगे, 10, 15, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 साल तक। क्योंकि अगर आप ऐसे इस रास्ते पर चलोगे तो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आपके पास बहुत केसेस हैं इस देश में। तो फिर वो यही सोचेंगे और क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ मनी अर्न्ड, लॉ एंड ऑर्डर, विकास, इस सब के बारे में नहीं सोचेंगे। सिर्फ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कैसे हटाना है और कैसे ढांचे गिराने हैं, इसके बारे में ही देश सोचेगा। जल्दी से मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूं, आप खुद ही समझ जाओगे कि 10, 15, 20 साल तो यूं ही निकल जाएंगे, उसके बाद और भी इंस्टेंसेस सामने आ जाएंगे। हर साल अगर आप एक केस भी ले आओ,
टीली वाली मस्जिद लखनऊ उत्तर प्रदेश में मस्जिद कंस्ट्रक्ट किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल रूलर औरंगजेब। कहा जाता है कि एक हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर को यहां डिमोलिश किया गया था एट लक्ष्मण टीला। 2017 से यहां केस चल रहा है और यहां फिलहाल जो मस्जिद पक्ष है उनकी सुनवाई नहीं की गई है, उनकी सुनवाई को रिजेक्ट कर दिया गया है। यहां दर्शन और रिचुअल ऑलरेडी हो ही रहे हैं। कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क कुतुब मीनार में, नेशनल कैपिटल दिल्ली में 2020 में यहां भी एक सूट फाइल किया गया था दिल्ली कोर्ट में, यह कह के कि कुतुब मीनार जो कॉम्प्लेक्स है मेहरौली में, इसको बनाया गया था 27 टेंपल्स और जैन और हिंदू टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करके, और वो भी कब? 1198 में अंडर द रूल ऑफ मुगल एम्परर कुतुबुद्दीन ऐबक, जब उन्होंने यहां मॉस्क बनाया था। सिविल कोर्ट ने लेकिन यहां नोट किया कि इस पर हम बातचीत नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये हमें अनुमति नहीं देता है कि जो गलतियां पहले हुई हैं उसके बेसिस पर हम आज पीस को डिस्टर्ब करें देश में। लेकिन सिविल कोर्ट के इस ऑर्डर को फिर चैलेंज किया गया एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, और ये वाली जो केस है इसकी सुनवाई दिसंबर 12 को आ रही है। अब आप सुनवाई के डेट भी सुनते रहिएगा, इसमें भी क्रोनोलॉजी है। ज्ञानवापी मॉस्क वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इसके बारे में हमने डिटेल्ड एपिसोड भी बना के रखा है। यह भी बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी है, पेचीदा मामला है। 1991 में यहां सूट फाइल किया गया था बाय द डिवोटीज ऑफ द काशी विश्वनाथ टेंपल, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के बिल्कुल बगल में है, ये क्लेम के साथ कि इस मॉस्क को लॉर्ड विश्वेश्वर टेंपल को डिस्ट्रॉय करके बनाया गया था औरंगजेब द्वारा। केस में बड़ा पड़ाव आता है मई 2022 में, जब एडवोकेट कमिश्नर ये क्लेम करते हैं कि शिवलिंग पाया गया है यहां वजू खाना में। उसके बाद जुलाई 2023 में वाराणसी कोर्ट डायरेक्ट करती है एएसआई को टू कंडक्ट अ साइंटिफिक सर्वे ऑफ द ज्ञानवापी मॉस्क प्रीमाइसेस एक्सेप्ट ऑफ द एरिया दैट वाज सील्ड। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगस्त 4 को सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकती है एएसआई को फ्रॉम कैरिंग आउट अ सर्वे थ्रू नॉन इन्वेसिव मेथड्स, रडार टेक्नोलॉजी के साथ। इस पर पूरा एपिसोड है, इसको देख लीजिएगा, मैटर को समझ लीजिएगा। यही नॉन इन्वेसिव सर्वे बाईपास करते हुए हमारे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जिसके वजह से अब एक पूरा सैलाब सा आने वाला है। कमाल मौला मॉस्क भोजशाला कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में, भोजशाला 11th century ASI protected monument है, considered by Hindus to be the temple dedicated to मां सरस्वती। अब यहां मुस्लिम्स इसको कमाल मौला मॉस्क मानते हैं, लोग इसे, हिंदू पक्ष इसे एक टेंपल मानती है। अब इससे किया यह गया कि 2003 में ना एक एग्रीमेंट किया गया कि हिंदूस पूजा करेंगे भोजशाला कॉम्प्लेक्स में ट्यूसडेज को और मुसलमान अपना नमाज देंगे फ्राइडेज को। वेरी गुड, सबका साथ सबका विकास। लेकिन 2022 में हिंदू पक्ष ने एक केस फाइल कर दिया, रिट पिटिशन फाइल कर दिया बिफोर द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कि भैया मुसलमानों को यहां नमाज पढ़ने से एकदम रोक दिया जाए और यहां सिर्फ और सिर्फ मंदिर की पूजा ही की जाए। मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने एएसआई को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, सर्वे एंड एक्सकवेशन करने की भी परमिशन दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा थोड़ा सा थांबा, एएसआई आप यहां कोई फिजिकल एक्सकवेशन नहीं कर सकते हो क्योंकि फिर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को एकदम चैलेंज कर देगा, क्योंकि यहां कैरेक्टर बदल देगा आपके इस इंस्टीट्यूशन का। इस मैटर को भी दिसंबर 20 में सुप्रीम कोर्ट के सामने इसकी भी सुनवाई है। अटाला मस्जिद जौनपुर उत्तर प्रदेश, एक और केस ले लीजिए। पिटिशन यहां भी फाइल किया गया आगरा कोर्ट के सामने कि अटाला मस्जिद ओरिजिनली टेंपल डेडिकेटेड टू अटाला माता था। अब पिटिशनर ये कहते हैं कि टेंपल को रीपर्पस कर दिया, मॉस्क को बना दिया ड्यूरिंग फिरोज शाह ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद आता है शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा में। मुगल एम्परर औरंगजेब ने, यह कहा जाता है कि शाही ईदगाह मॉस्क यहां मथुरा में बनाया था टेंपल को डिमोलिश करके, विच वॉज ऑफ कोर्स मार्किंग द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्ण। 1968 में यहां भी एक कॉम्प्रोमाइज अग्रीमेंट हुआ था कि भाई साइमल्टेनियसली कर लेते हैं, अपना अपना आप भी पूजा पाठ करो, हम भी नमाज करें। लेकिन फिर से हिंदू पक्ष ने यहां राइट टू वर्शिप को लेकर एक डिस्प्यूटेड साइट पर एक केस फाइल कर ही दिया। हाईकोर्ट ने इस बात पर रिजेक्शन दे दिया कि यहां प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते आप यहां ऐसा टाइटल सूट नहीं फाइल कर सकते हो। लेकिन इसको चैलेंज करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट तक बात गई, सुप्रीम कोर्ट तक यह बात गई और इसकी भी सुनवाई दिसंबर 9 को है। और अब फाइनली आ जाते हैं जामा मस्जिद एंड दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती एट फतेहपुर सीकरी। यहां भी एक केस फाइल किया गया था आगरा कोर्ट में इसी साल, यह बात क्लेम करके कि शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है इनसाइड फतेहपुर सीकरी फोर्ट ओरिजिनली कामाख्या देवी टेंपल है।
इसी के साथ साथ ऑफकोर्स हमने ऑलरेडी बात कर लिया है अजमेर शरीफ दरगाह, जिसकी चेयरिंग दिसंबर 20 को है। शमशी शाही मस्जिद जो बदायूं में है, अंजामा मस्जिद संभल में, जिसके बारे में हमने पूरा एपिसोड बना के देखा। देखिए कितने सारे केसेस लाइंड अप इन दिसंबर है। अब आप ये डिसाइड कर लीजिए कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या एक सोची समझी प्लानिंग है जिसके तहत प्रेशर डाला जा रहा है सिविक सोसाइटी के ऊपर, कोर्ट्स के ऊपर, एक पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। दिसंबर के महीने में ही लगता है कुछ सेलिब्रेशन का माहौल लग रहा है इनको। तो इतनी जो खुदाई हो रही है या खुदाई करने की मांग हो रही है, इस खुदाई में कहीं विकास भी मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अब तो लग रहा है कि अब हम बाबर को ब्लेम करेंगे कि जीडीपी भी कम हो रहा था। याद रखिए पहले मनमोहन सिंह की गलती थी, फिर नेहरू की गलती थी, फिर औरंगजेब की गलती थी, अब बाबर की गलती, और अब तो लेटेस्ट है अगर आप अजमेर दरगाह की बात करें तो हम 800 साल 1000 साल पहले भी चले गए, कुछ दिन बाद हड़प्पा मोहिंजोदारो तक भी हम पहुंच जाएंगे। लेकिन इन सब केसेस में बात अजमेर की करनी जरूरी है, क्योंकि दूसरे केसेस में तो कम से कम मॉस्क है, कोई तो केस बनता है, चलो कुछ तो लॉजिक आपने लगाया है। अब तो आपने सूफी श्राइन को भी नहीं छोड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह जिसको हिंदू और मुसलमान 100 सालों से मानते आए हैं। कहा जाता है 75% जो वहां दुकानें हैं, होटल्स हैं, दरगाह के मार्केट है, वो हिंदू ओन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी, सारे के सारे प्राइम मिनिस्टर्स यहां चादर चढ़ाते हैं उर्स पर, जो डेथ एनिवर्सरी जिसको मानी जाती है। और बीजेपी स्पोक्सपर्सन शाजिया इल्मी एक आर्टिकल लिखती है इंडियन एक्सप्रेस में कि ये जो हो रहा है वो गलत है। आप सोच के देखिए 2022 में मोहन भागवत ने कहा था कि भैया और हम आंदोलन नहीं करेंगे, हमारा मकसद पूरा हो चुका है, ये हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी एमपी डिंपल यादव अभी हाल ही में बयान देती है कि ये जो बीजेपी है एक तरफा काम कर रही है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए और देश को पीछे ले जाया जा रहा है। लेकिन राज्यसभा में कपिल सिब्बल कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है, काफी वरीसम है, किस तरीके का पॉलिटिकल डिविडेंड्स की आप कटाई करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बीजेपी के गिरिराज सिंह कहते हैं कि सर्वे ही तो हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है अगर कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है। प्रॉब्लम यह है कि आदेश आएंगे और कभी यह चीज रुकेगा नहीं, यह ना रुकने वाली ट्रेन है। आप सोच के देखो, अजमेर दरगाह शरीफ और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इसको वन ऑफ द एपिसेंटर्स ऑफ सूफिज्म इन साउथ एशिया बोला जाता है, वन ऑफ द सिंबल्स ऑफ स्पिरिचुअल कन्वर्जेंस। ये जो अलग अलग धर्म है, हिंदू मुसलमान साथ में एक आकर यहां प्रे करते हैं। लेकिन अब एक लॉसूट आ जाता है, कहता है नहीं, इस यहां सबसे पहले एक शिव जी का एक मंदिर था, बिफोर द 13th century श्राइन वॉज बिल्ट। अब इस बात से बहुत लोग वाकिफ नहीं रखते हैं, संघ परिवार खुद इस नैरेटिव को बिलीव नहीं करता है। संघ परिवार के बड़े बड़े लीडर्स यहां आते हैं, सालों से आए हैं, राजपूत एरिस्टोक्रेट्स, राजस्थान से राजमाता सिंधिया, डॉक्टर वसुंधरा राजे सिंधिया रेगुलरली श्राइन को विजिट कर चुकी है। अगर आप बीजेपी की बात करें तो एलके अडवाणी यहां आ चुके थे जब वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद यहां चादर चढ़ाते हैं हर साल। अब इसके बाद आप आकर कह रहे हो कि नहीं, इसको भी हम कोर्ट में घसीटेंगे, जबकि मोदी जी ने खुद सूफिज्म को प्रमोट किया है। वर्ल्ड सूफी फोरम मार्च 2016 में उन्होंने पूरा सम्मेलन किया जहां किंग ऑफ जॉर्डन चीफ गेस्ट थे। लेकिन अब आ रही है इस बात को कि यहां भी हम बंटवारा करके रहेंगे। किसी भी देशभक्त को, किसी भी प्रोग्रेसिव इंडियन को जो चाहता है कि देश आगे बढ़े, उसे यह साफ दिखेगा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का खिलवाड़ हो रहा है, उसका मजाक बनाया जा रहा है। अब इसको रोकना बहुत आसान है, अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चाहे, अगर जस्टिस संजीव खन्ना चाहें तो वो एक सो मोटो एक्शन ले सकते हैं और एक लाइन का ऑर्डर दे सकते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, किसी भी तरीके का सर्वे, इन्वेसिव और नॉन इन्वेसिव सर्वे नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ऐसा करेंगे या फिर दरवाजे और खुलते रहेंगे ऐसे डिस्प्यूट्स के, क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है। अब जस्टिस खन्ना को डिसाइड करना है कि उनकी लेगेसी क्या होने वाली थी। प्रॉब्लम यह है कि हमें फोकस कुछ और चीज पे करना चाहिए और हम फोकस किसी और चीज पे कर रहे हैं, और इसकी वजह भी मैं आपको समझा चुका हूं। सवाल यह है कि जनता अब किस चीज पर फोकस करेगी, सरकार किस चीज पर फोकस करेगी, यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। क्या जनता इकोनॉमी पर फोकस करेगी, क्या जनता पोल्यूशन पर फोकस करेगी, क्या जनता पर कैपिटा इनकम पर फोकस करेगी, क्या जनता लॉ एंड ऑर्डर पर फोकस करेगी? क्योंकि अगर ये सारी चीजें जनता मांग करे तो सरकार को डेफिनेटली अगले बजट से पहले टैक्स काटना पड़ेगा, एक डिमांड बूस्ट करना पड़ेगा, जिससे खरीदारी बढ़े, जिससे फैक्ट्रीज पे काम बढ़े, जिससे इकोनॉमी वापस अपनी पटरी पर आए, जो अब पटरी से और भी उतर रही है। इतना जोड़ ताल देने के बाद, मेकअप लगाने के बाद भी 5.4% जीडीपी तक हम आ गए हैं।
हमें ऑब्सेस पास्ट पर नहीं, हमें ऑब्सेस चाइना को लेकर करना होगा, जो आज यूएसए को टक्कर दे रहा है और कल हमें टक्कर देगा, जो हमारा सबसे बड़ा मिलिट्री और इकोनॉमिक राइवल बनकर बैठा हुआ है, जिससे हम 100 बिलियन डॉलर का सामान हर साल इंपोर्ट करा रहे हैं। अब हम ये चीजें मानेंगे कहां हमारी गलतियां हुई हैं, या हम ऑप्टिक्स में रह जाएंगे? क्योंकि अगर आप ऑप्टिक्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि बेस ईयर ही बदल देंगे हम जीडीपी कैलकुलेशन का। 2011 2012 से हटाकर हम 2022 2023 लगा देंगे, माने बेस ही कम रहेगा। जब ग्रोथ ही नहीं है, उसके अगले साल लगेगा वाह हम कितना अच्छा ग्रो कर रहे हैं। लेकिन ये जो धांसा है, ये जो फ्रॉड है, ये लोगों के ऊपर ही फ्रॉड होगा, क्योंकि हमें अच्छी पॉलिसी चाहिए, नॉट पुलिसिंग ओवर द पीपल। हमें मेक इन इंडिया चाहिए, नॉट मस्जिद के नीचे क्या है। हमें रेवेन्यू चाहिए, नॉट रिवेंज फ्रॉम बाबर 500 ईयर्स अगो। लेकिन अगर हम ये बात नहीं समझे तो ये बात आप लिख के ले लो कि अयोध्या 2.0 की प्लानिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इतने सारे केसेस जो दर्ज हुए हैं, ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता है। और अगर इसी रास्ते पर हम चलते रहे तो आगे जाकर देश में अराजकता ही फैलेगी, लोगों को भड़काने की कोशिश और भी आगे बढ़ती रहेगी। अयोध्या 2.0 अगले 70 साल तक हमारे देश को पीछे ही रखेगी। फैसला आपको करना है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा और आप काफ़ी कुछ समझ गए। दोस्तों, इसका पार्ट 1 भी आप जाके देखिए, जिससे ये आप चीज़ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। और हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप देखिए कि गवर्नमेंट, सरकार आखिर क्या कर रहा है, मुद्दा को कहाँ से कहाँ लेके जा रहा है। यहाँ पे हमारे लिए सोचा नहीं जा रहा है, बल्कि देश को कैसे बढ़ाना है उसके ऊपर अब बात नहीं किया जा रहा, बल्कि अपना सीट बचाने के लिए बहुत ऐसा चीज़ हो रहा है। और आप देखें हैं कितना मस्जिद के नीचे मंदिर या फिर कितना मस्जिद को हटाकर उसके ऊपर सर्वे किया जा रहा है और उसे तोड़ने का प्लानिंग किया जा रहा है। चलिए, यहीं तक अपने कमेंट राय में ज़रूर बताएं, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में भड़कते हुए।